यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बियॉन्ड यूनिफॉर्मिटी टू जस्टिस। अब ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है, कॉम्प्लेक्स इशू इस करके क्योंकि इसमें रिलीजन इन्वॉल्व हो जाता है। दुनिया में खासतौर के ऊपर इंडिया में जहाँ जहाँ रिलीजन इन्वॉल्व है वहाँ वहाँ प्रॉब्लम्स हैं। अब यूसीसी पूरी दुनिया में अंदर, हालांकि सही या गलत एक अलग एस्पेक्ट है, बट पूरी दुनिया में या ये कहो कि कुछ खास तौर के ऊपर वेस्ट में वहाँ का ये आइडिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, लॉ सबके लिए बराबर होगा, खासतौर के ऊपर सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ तो वैसे भी सबके लिए बराबर ही होता है। सिविल लॉ का मतलब ये है कि वो लॉज जिनसे प्रॉपर्टी, शादी, ब्याह, बाल बच्चे, ये सब कुछ फिक्स होएगा, किसको प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, और इसके अलावा जो आपसी लेन देन है, ये सब सिविल मामलों के अंदर आता है, खासतौर के ऊपर सिविल के अंदर। जो क्योंकि हमारे यहाँ पर हिंदू रिलीजन के जो रिचुअल्स हैं वो कुछ और रहे, जो पास से चले आ रहे, उसमें हम लोग जो एंशिएंट लॉ बुक्स हैं उसमें याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, पराशर स्मृति है, उन स्मृतिज को फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग मनु स्मृति, क्योंकि ये सब लॉ बुक्स थी, अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग थिंकर्स ने लिखी, उस जमाने के जो एक्सपर्ट रहे होंगे। अब उनके व्यूज़ नेगेटिव पॉजिटिव कई सारे, हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे क्या है क्या नहीं, बट ये कि उन लॉ बुक्स के अकॉर्डिंगली इंडिया में प्रॉपर्टी हेरिटेंस और उसके बाद जो मैरिजेस हैं, डाइवोर्स हैं ना, और उसके अलावा कई सारी और चीज़ें, उसके लॉ बनते हैं। अब जब इस्लाम इंडिया में एंट्री करता है तो इस्लामिक सिस्टम, इस्लामिक लॉ जो है वो अलग तरीके से काम करता है। यहाँ पर फीमेल को लेके खासतौर के ऊपर कई सारे इश्यूज़ हैं। हिंदू सिस्टम के अंदर लॉज अलग हैं फीमेल सिस्टम के लिए, और प्रॉपर्टी राइट्स खासतौर के ऊपर, और मुस्लिम रिलीजन के अंदर कुछ कुछ अलग है। अब रिसेंटली गुजरात ने कहा कि हम यहाँ पे गुजरात में, गोवा में और असम में हम लोग यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उत्तराखंड खासतौर पे हम यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अप्लाई करते हैं उन स्टेट्स के अंदर। हालांकि स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो कैसे काम करेगा। फिर उसके बाद ये है कि अगर यहाँ पे लॉ बनता है तो फिर जो इंडिया में जो बाकी जगहों पर है वो उसको लेके थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी मामलों का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुँचना ना, तो क्योंकि उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस रहेगा ना, तो कई सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनको लेके हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। खासतौर के ऊपर मुस्लिम्स में शाहबानो केस के बाद वो जो डिवोर्स का इशू आया रिसेंट ईयर्स में, जो ट्रिपल तलाक बैन हो गया, फिर उसके बाद अभी भी जो प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस के जो इश्यूज हैं वो अभी भी कई सारे मामलों के अंदर थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं थोड़े से। So debate on UCC has resurfaced due to the judicial observation in petition seeking a strike down the Muslim Sharia Application Act 1937. The debate involves issues of personal laws, gender justice, constitutional equality, Article 14, religious freedom. UCC is mentioned in Article 44 of the Constitution of India, which directs the state to secure uniform civil code for citizens. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रोविजन है हमने डिस्कस किया कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उस टाइम पर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल चल रही थी, तो गवर्नमेंट ने टेम्परेरली इसको मान लिया था कि अभी सबको अपने अपने हिसाब से लॉ को फॉलो करने दो, ताकि इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ रह गई हैं वो अपने आप को इनसिक्योर फील ना करें। हालांकि उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, कई सारे इशूज़ हैं। क्रिश्चियन लॉ को लेकर कई सारे इशूज़ थे, प्रॉब्लम थी, मुस्लिम लॉ को लेकर कई सारे इशू, वो एक अलग सब्जेक्ट है। बट ये कि हम इसको ग्रेजुअली हम इसको खत्म कर देंगे और इंडिया में यूसीसी ले आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए सिविल लॉ जो है बराबर रहेंगे। बट ड्यू टू अब वोट बैंक पॉलिटिक्स है, कई सारे इश्यूज रहे, उसको लिंगर ऑन करते चले गए, ठीक, और करते करते 2026 तक पहुंच गया, ये होकर 1988 तक पहुंच गया, फिर राम मंदिर का इशू, फिर इन सब चीज़ों को लेके अल्टीमेटली वोट बैंक ही था। और ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि यूरोप और अमेरिका, कनाडा, ये सभी कंट्रीज यूनिफॉर्म सिविल कोड ही फॉलो करती हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या कोई भी हो, वहाँ के लॉज को वो अडेप्ट कर लेता है, उनके अकॉर्डिंगली बिहेव करने लग जाता है। बट इंडिया में क्योंकि सारे इंडियन है, इस करके कोई भी इंडियन नहीं है, तो इंडिया में इनको इन लॉज को फॉलो करने में थोड़ी सी दिक्कत है। और उसके पीछे रीज़न जो है पॉलिटिकल है, थोड़ा सा कुछ हो सकता है, रिलीजियस सेंटीमेंट्स का भी इशू है। बट ये है कि मुझे लगता है रिलीजियस सेंटीमेंट शायद उतना नहीं है, पॉलिटिकल इशू थोड़ा सा ज़्यादा है। तब की इशूज़ क्या हैं करंट डिबेट के अंदर, ध्यान रखना ये आर्टिकल हम लोगों ने हिंदू से लिया है, शायद हिंदू से ही है, इंडियन एक्सप्रेस नहीं, शायद हिंदू से ही। सो हिंदू थोड़ा सा है ना, वो लेफ्ट बेस्ड न्यूज़पेपर है। तो जुडिशियल पुश वर्सेस लेजिस्लेटिव डोमेन क्या कहते हैं? रीसेंट ऑब्जर्वेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रेज्ड द नीड फॉर रिफॉर्म इन द पर्सनल लॉ, स्पेशली मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेके वो मामला ज़्यादा सेंटीमेंट हो जाता है, इस करके थोड़ी सी गड़बड़ है। हाउ कंसर्न्स अराइज अबाउट जुडिशियल ओवररीच सिंस पर्सनल लॉज यूसीसी आर प्राइमरली मैटर ऑफ द लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी मेकिंग। ध्यान रखना बेटा, इंडिया में देयर इज रूल ऑफ लॉ, तो लॉ इज सुप्रीम। तो लॉ इज सुप्रीम मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। इट मींस सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो ये कहो कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी है, हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वही होता है। इक्वालिटी ऑफ
टेस्टामेंट्री फ्रीडम है, आप अपनी वसीयत जो है किसी के नाम भी कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। Even if succession laws are equal, a person can still will away property to anyone, which may defeat equality in inheritance. Examples. अब राइट टू इक्वालिटी एक अलग एस्पेक्ट है। अगर यूसीसी कोड लागू भी हो जाता है, फिर भी एक इंडिविजुअल के पास राइट है वो अपनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहता है, ठीक, तो उस केस में यूसीसी जो है वो जीरो हो जाता है। अब हम लोग आते हैं एग्जांपल्स क्या है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड 2021। नन ऑफ दीज रिस्ट्रिक्ट फुल टेस्टामेंट्री फ्रीडम। आपको अपनी वसीयत करने का राइट है, आप चाहो तो अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ नुएंस्ड रियलिटीज क्या कहती हैं। प्रोटेक्टिव फीचर इन इनहेरिटेंस अंडर द मुस्लिम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, अ मुस्लिम कैन नॉट विल अवे मोर देन 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अपनी प्रॉपर्टी का 1/3 से ज्यादा वो किसी को वसीयत में नहीं दे सकता। कैन नॉट फेवर वन हायर विदाउट कंसेंट ऑफ अदर्स, मुस्लिम लॉज के अंदर। तो अगर हायर एक से ज्यादा है, हायर मतलब जिनके नाम पे वसीयत की गई है, एक से ज्यादा है, तो किसी एक को उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा, बाकी सबसे पूछ के ही ऐसा किया जाएगा। दिस में प्रोटेक्ट वुमेन्स इनहेरिटेंस राइट्स बेटर देन सम यूनिफॉर्म लॉज। तो कुछ केसेस में ये वुमेन के लिए बेटर है। अदर प्रोग्रेसिव फीचर्स क्या है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इंक्लूड्स मैरिज ट्रीटेड एज सिविल कॉन्ट्रैक्ट, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है शादी। मेहर यानी डॉवर प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जब लड़की को शादी के टाइम के ऊपर जो पैसा मिलता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। अब डिपेंड ये करता है कि वो पैसा मिला कितना है। अगर वो पैसा आज के टाइम के ऊपर हज़ारों में है या 1-2 लाख में है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और क्योंकि वो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, है ना। उस हिसाब से तो ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि प्रोविजन है हम मान लेते हैं कि अच्छा ठीक है कि उनकी फेवर में एक चीज़ है। ब्राइड कंसेंट मैंडेटरी है, और खुला नो फॉल्ट डिवोर्स फॉर वुमेन, उसकी कोई जो है जो प्रोविजन है खुला नो फॉल्ट डिवोर्स फॉर वुमेन, ये भी प्रोविजन है। जुडिशियल डिवोर्स अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। इन सम एस्पेक्ट इट इज मोर वुमेन फ्रेंडली देन सम अदर पर्सनल लॉज। तो इस केस में माना जाता है कि मुस्लिम लॉज जो है कंपैरेटिवली वुमेन की फेवर में थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक। अब ये कितना सही कितना गलत एक अलग एस्पेक्ट है। इन सम एस्पेक्ट इट इज मोर वुमेन फ्रेंडली। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल डायमेंशंस क्या कहती है। इंपॉर्टेंट केस है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब यहाँ से डिस्प्यूट स्टार्ट होता है क्योंकि ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं। द कोर्ट यूज्ड फॉर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रीन विच इज नाउ बीइंग रिकंसिडर्ड एज लेटर केसेस लाइक साबरीमाला रिव्यू। बाद में इसको डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स इन्वॉल्व। आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी ऑफ लॉ है, कानून के आगे सब बराबर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस, है ना। तो ये आर्टिकल 14 का प्रोविजन। आर्टिकल 25 क्या कहता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर किसी को अपने धर्म को मानने का राइट है। अब उस प्रोविजन के अकॉर्डिंगली धर्म को मानने का राइट है, पर इसका इट डजंट मीन क्योंकि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है और विद रिस्ट्रिक्शंस के साथ मिलता है। और उसमें एक प्रोविजन ये है कि अगर आपका रिलीजन या रिलीजन की जुड़ी हुई कुछ नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो किसी भी केस में, किसी भी हालत में अगर सोशल सिस्टम को या फिर पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं तो उसमें चेंज किए जा सकते हैं। उसमें कई सारे चेंजेस किए गए। हिंदू सिस्टम के अंदर भी कई सारे विडो रीमैरिज अलाउ किया गया, सती को बैन कर दिया गया, डाउरी बैन कर दी गई। ये एसेंशियल प्रैक्टिसेस थी हिंदू रिलीजन के अंदर, ग्रेजुअली करके ख़त्म कर दी। और उसके अलावा बलि जो थी वो ख़त्म कर दी गई, और कई सारी ऐसी और चीज़ें नेगेटिव चीज़ें थी जो रिलीजन की ख़त्म हो गई। नाउ द पॉइंट इज, क्या दूसरे रिलीजन की ख़त्म की जा सकती हैं अगर ज़रूरी समझेगी सरकार, फिर वही पॉइंट है, देयर इज रूल ऑफ लॉ। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा लॉ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फिर अगर कोर्ट को लगेगा तो कोर्ट जजमेंट दे सकता है, बट डिबेट तो है। और एक हेल्दी सोसाइटी का एक एसेंशियल फीचर है कि डिबेट्स के लिए जगह खुली होनी चाहिए। आपस में लोग डिबेट करें, उसका कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर निकलेगा या कुछ वे आउट जरूर निकलेगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है। दस यूसीसी इन्वॉल्व बैलेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड रिलीजियस फ्रीडम। जेंडर जस्टिस है, मिक्स्ड पिक्चर है, गैप इन एग्जिस्टिंग लॉज है, एग्रीकल्चर लैंड ऑफन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनहेरिटेंस लॉ से एग्रीकल्चर लैंड को बाहर कर दिया जाता है इनहेरिटेंस लॉज में। स्टेट लैंड लॉज समथिंग गिवन पार्शियल राइट टू द वुमेन, कुछ स्टेट्स में समथिंग गिव पार्शियल राइट टू वुमेन। डिस्टिंक्शंस लाइक मैरिड एंड अनमैरिड डॉटर्स वायलेट इक्वालिटी। अब यहाँ पर एक डॉटर मैरिड है और एक अनमैरिड है ना, तो इसमें भी लॉज को लेके कई सारी
जो डिस्टिंक्शंस हैं वो देखने को मिलती हैं। प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट इन पर्सनल लॉ क्या कहता है? सम पर्सनल लॉ प्रोविजंस एक्चुअली प्रोटेक्ट वुमेन फाइनेंशियली, फॉर एग्जांपल मेयर इनहेरिटेंस रिस्ट्रिक्शंस, दस यूनिफॉर्म डज नॉट ऑलवेज मीन जस्ट। तो इसका मतलब ये कि यूनिफॉर्म लॉ बना भी जाएगा तो भी इसका मतलब ये नहीं कि जस्टिस मिलेगा ही ना। तो ये एक बड़ी बहस है, बड़ी डिबेट है, ग्रेजुअली इसको रिजॉल्व किया जाएगा। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी क्या क्या आएंगे? वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच में इग्नोर कम्युनिटी सेफगार्ड्स। हम मानते हैं कि यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर तो वहाँ की सोसाइटी इंडियन सोसाइटी में एक ह्यूज डिफरेंस है, और इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर तो लॉज को बहुत सोच समझ के क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। बट स्टिल अगर हम लोग ऐसे ही आंख बंद करके बैठे रहेंगे तो ये भी ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ तो रिफॉर्म्स करने ही पड़ेंगे। देन रिस्क ऑफ रिमूविंग बेनिफिशियल प्रोविजंस हैं। अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो जो औरतों को मिलने वाले राइट हैं, हेरिडेटरी राइट्स हैं या फिर ये जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, उसमें कुछ नुकसान औरतों को जरूर होगा। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 14 एंड 25 हो सकता है, आर्टिकल 14 और 25 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। फेडरल इशूज हैं, पर्सनल लॉज फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट। तो दोनों के अंदर जो लॉज हैं वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, दोनों को राइट है, सेंटर और स्टेट दोनों को राइट है उस केस में लॉ बनाने का। सोशल एंड पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज हैं, लैक ऑफ कंसेंसस अमंग कम्युनिटीज है। वे फॉरवर्ड क्या कहते हैं? सजेस्टेड अप्रोच, ग्रेजुअल एंड पेसिमिल रिफॉर्म्स जो हैं, ग्रेजुअल धीरे धीरे करके और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में इनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये ज़्यादा बेटर है। अचानक से बड़ा चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम होगी। देन उसके बाद फोकस ऑन जेंडर जस्टिस के ऊपर फोकस होना चाहिए, नॉट यूनिफॉर्मिटी। अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम ऑल पर्सनल लॉज, रिफॉर्म लैंड इनहेरिटेंस लॉज, बिल्ड सोशल कंसेंसस, एंश्योर रिफॉर्म्स प्रोटेक्ट वल्नरेबल ग्रुप्स को ध्यान में जरूर रखा जाए। अब इसमें ट्राइबल इश्यूज भी कई सारे हैं, है ना, तो यहाँ पर भी है एक, तो उनके लिए भी लॉ जो हैं वो यूनिफॉर्म लॉज नहीं हो सकते। सो कंक्लूजन है, इसको आप जाके देख लेना। यूपीएससी में जब आप आंसर को एंड करते हैं तो कंक्लूजन जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी जब भी आपका चेक करती हैं वो आपको ऑब्जर्व करती हैं कि आपने स्टार्टिंग कैसे की थी, मिडिल पास कैसे लिखा था, कंक्लूजन कैसे लिखा था। और इस करके जब भी हम यहाँ पर क्लास में कंक्लूड करते हैं तो उसको यूपीएससी के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कंक्लूजन को उसको समझो और उसी हिसाब से आपको लिखना भी, उसी हिसाब से समझना भी है। सो आज की क्लास में इतने टॉपिक हैं और कल फिर मिलते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को बार बार कहता हूँ क्लास के नोट्स बनाओ, प्रिंटेड नोट्स, जो भी आपको ऐप के अंदर जो नोट्स मिलते हैं उसको एक कॉपी पे नोट डाउन करो और उनको बार बार पढ़ो और कोशिश करो कि अभी रिसेंट डेज में जैसे अभी ऐप के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चन की आंसर राइटिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करो। वहाँ पर हम आपको जो फॉर्मेशन देते हैं उसमें पार्ट 1 में क्या होगा, पार्ट 2 में, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में क्या होगा, वो पूरा आपको देते हैं आंसर। और प्रीलिम के क्वेश्चंस भी हैं उसमें, मेंस के क्वेश्चंस भी हैं। अल्टीमेटली एफर्ट आपका है, मेरा काम सिर्फ यहाँ तक खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर आपको आंसर राइटिंग चेक करानी है तो कभी भी करा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतने ही है, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास।